दोस्तों साथियों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर के आ रहे हैं जिसके विषय में मैंने कई बार जिक्र किया है। दोस्तों साथियों, ये 1970 सन की स्टोरी है और मैं हाई स्कूल नहीं कर पाया था और कुछ ऐसी स्थितियां आई कि एक मास्टर साहब थे, उन्होंने प्रेरणा दी आप कुछ तो लिखो, और उन्होंने जिंदगी मौत के बीच एक ऐसी घटना थी जो सत्य घटना थी। उन्होंने कहा कि आप अपने शब्दों में इस पर स्टोरी लिखिए। मैंने उनसे कहा कि मास्टर साहब, हम इतने काबिल कहाँ हैं, आपको और बता दें, हम एक किसान के लड़के थे। ये जरूर था कि इधर उधर की किताबें किस्सा कहानी पढ़ा करते थे, किस्सा खूब सुना करते थे, लेकिन मन में ये था कि हम भी कभी समाज के जो आडंबर है, अंधविश्वास है, जातिवाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, इसके विषय में लिखेंगे। क्योंकि प्रेमचंद की हमने कहानियां पढ़ी थी, उनकी कहानियों ने हमें अभिभूत किया था, हमारे दिल दिमाग पर उनकी घटनाएं छाई थी। तो दोस्तों साथियों, हमें कामा, फुल स्टॉप और व्याकरण और शब्दों का चयन बिल्कुल नहीं मालूम था। और आज 1970 के बाद हमने 79 में वो पुस्तक पब्लिश की थी। और आपको और बता दें कि हमने काफ़ी कटिंग पटिंग की थी, लिमिट आउट काटा था, तब वो हमारी स्टोरी प्रिंट हुई थी और मार्केट में आई थी। लेकिन मार्केट में किस तरह आई आप जानते हो। मैं गांव में था, कुर्ता पैजामा पहनता था, गांव आता था, प्रेस आता था। प्रेस वाले भी समझते थे कि ये सड़क छाप है, गांव का है और जैसे चाहेंगे वैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। और वो हमारी उपन्यास जैसे बन पड़ी थी, अच्छी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। खैर, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक हमने सब्जेक्ट डाला गुबरेला, जिसको फिल्मी दुनिया में काफ़ी पसंद किया था। फिर सोचा कि हम क्यों तरतीब 1 बाय 1 डालें, तो हमारी पहली उपन्यास कटी डाल के फूल, ये हम आज आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप उस बाल स्वभाव या किशोरावस्था की स्वभाव को पहचानेंगे, जानेंगे कि कुछ कहानी लिखने की या स्टोरी लिखने की कैसी क्षमता हुई। और दोस्तों साथियों, और आपको बता दें हमारे युवा साथियों कि गांव में पहले भी, ये सन 1950 और 60 से करीब 1955-60 से हम अत्याचार को देखते आए। हमने कई जगह अपनी घटनाओं को वर्णन किया है। तो सोचा कि अभी भी समाज में इतना अंधविश्वास फैला हुआ है, छुआछूत फैली हुई, जातवाद फैला हुआ है और उच्च समाज के लोगों के दिलों में दलितों के प्रति क्या भावनाएं हैं, हमने इसको उजागर करने का प्रयास किया। तो दोस्तों साथियों, ये जो आज हम ला रहे हैं उपन्यास कटी डाल के फूल, इसको समरी आपको हम सुना रहे हैं, यानी संक्षेप में सुनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी सोचते कि कौन हिस्सा छोड़ दे, कौन हिस्सा। तो आज भी हम 10 दिन थे उस उपन्यास को, हाथ की लिखी हुई हमारी किताब थी, वो जो प्रिंट किताबें थी वो तो लापता हो गई, नहीं मिल पाई, लेकिन वक्त की बात, हाथ की लिखी हुई हमारी जो है वो की मतलब पांडुलिपि हमें मिल गई। कागज़ पीले पड़ गए, हमने अपने बच्चों को दिखाया, लेकिन बच्चों में आप जानते हो कि अपने हिसाब से ही उनकी रुचि होती है। सारे पीले पड़ गए, किसी तरह से हमने पढ़ा एक एक लाइन और उसके अनुसार हम आपको स्टोरी सुना रहे। और हमने उसमें अत्याचार के खिलाफ, छुआछूत, जात पात के खिलाफ कुछ दर्शाने का प्रयास किया है। हो सकता है आपको पसंद आए। तो दोस्तों साथियों, एक ऐसी ये कहानी है जिसमें कई घटनाएं जोड़ करके और कुछ काल्पनिक ला करके लोगों की रुचि के हिसाब से मैंने ये लिखा था। आइए हम चलते हैं कटी डाल के फूल उपन्यास की स्टोरी की तरफ, यानी कथानक की तरफ। दोस्तों साथियों, एक बेटा गांव है।
ये लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के एक गांव, जिला उन्नाव या आसपास क्षेत्र की कहीं की भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जो स्थिति हम इस उपन्यास की घटना को दर्शाया है वो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया में है और लमसम पूरे विश्व में है। तो दोस्तों साथियों, एक बेहटा गांव है, एक लल्ला चमार है। वो चमड़े का काम नहीं करते थे, जूता गठाई भी नहीं करते थे, पालिश का काम नहीं करते थे, लेकिन उनको कुआं खोदने की विशेषता थी। तो लोग उनको कुआं खोदने के लिए लिवाले जाते थे। और ये घटना जो है 1945 और 50 के आसपास की घटना है। हमने ऐसी औरतें देखी हैं जिनकी हम ये कहानी को इसमें पिरोया है। लल्ला चमार की बीबी थी गुर्गी और 2 बच्चे थे, गंगुआ और ननकी। ननकी करीब 1.5 साल की होगी, 1 साल की होगी या 100 साल, 1.5 साल की हुई, और 3 साल के करीब गंगुआ था। कुआं खोद रहा था तो कुएं की मिट्टी जो है काफी नीचे चला गया था। खोदते खोदते तो कुएं की मिट्टी भरभराने लगी। उसने आवाज दी, भैया रस्सा डालो, डलिया डालो, हम ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि मिट्टी भरभरा करके मतलब गिर रही, जो नीचे हिस्से बलवर होता है वो अपने आप दस्तकने लगता है। और जो काम ऊपर रस्सी खींचने वाले थे, जो मिट्टी खींचने वाले थे 2-3-4 लोग, वो भी चले आए, ये भी चले आए। उस गांव के एक महादेव थे, ये सवर्ण थे, ब्राह्मण थे। इनको जब पता चली तो झोपड़ी पर गए। कहा, क्यों रे लल्ला, तेरे चमड़े ज्यादा सवार है? उसने कहा, नहीं मालिक, कुएं की मिट्टी जो है दरक गई है, धसक रही है और उसमें खतरा बहुत है, जान जोखिम है, और आगे हम फावड़ा खोदेंगे तो मिट्टी धसक जाएगी, फिर बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी, हमारी जान जोखिम में पड़ सकती है। उसने जो है 2-4 डंडे घसीट दिए, 2-4 थप्पड़ घसीट दिए। साला हरामी कहीं का चमरवा, साले दिमाग साले खराब है, कुआं खोद लेता है, तुझे गांव में नहीं रहना क्या? चल खोद चल करके। उसने हाथ पैर जोड़े कि मालिक दूसरी का खुदवा लो, वो जगह ठीक नहीं है। वक्त ऐसा आया कि कुएं में बैठा, करीब 10, 15, 20 डलिया माटी निकाली थी और कुएं की जो है मिट्टी, बलवर मिट्टी भरभरा करके जो है एकदम भरभरा गई और लल्ला चमार उसी में दब गए। अब आपको क्या बताएं उन्हें कैसे निकाला गया, हम उसमें नहीं जाएंगे, कथानक लंबा हो जाएगा। गुर्गी जो है 30-35 साल की थी और एक झोपड़ी थी, उसी में रहती थी वो। और जाड़े के दिन थे, रोती रही, बिलखती रही, उसकी चूड़ियां टूटी। 2-4 लोग गांव के जो चमार थे, पासी थे, कोरी थे, और ठाकुर पंडितों का इससे कोई लेना देना नहीं था। पुलिस केस हुआ नहीं, गंगम पर उसे प्रवाहित कराया। आपको मालूम हो सन 60 के और 50 के आसपास ज़्यादातर जो जिन्हें निचली जातियां कहा जाता है, SC कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उनकी जातियां जो है घाट पर जा करके और मिट्टी में मटके लेते थे, मिट्टी में बालू भरते थे, मटके में बालू भरते थे और कमर में बांध करके उसको प्रवाहित कर देते थे। मछलियां हैं, जीव जंतु खा जाते थे। अभी 2-3 दिन नहीं गुजरा और महादेव, जो महापात्र कहा जाता है उनको, उनका एक लड़का था, 40 साल का हो गया था, कुरूपता चेहरे पर थी, और उनके एक रिश्तेदार थे कमलेश। उन्होंने जो है एक 15 वर्षीय लड़की के शादी लगा दी। लड़की के पिता से कहा, बहुत अच्छा वर है और आप चलेंगे तो देखते रह जाएंगे। वो पढ़े लिखे थे, वो आए गांव और इन्होंने जो है बेड़ीन मंगा ली थी, जो उस समय जो है ढोलक, हारमोनिया और मंजीरे पर डांस करती थी रात में। तो रात में उनका प्रोग्राम था। तो महादेव जी जो है, उनका घर का एक 2 लड़का था, एक आशिक देव थे और कई 2 लड़के थे उनके।
वो आते हैं और कहते हैं चमाइन चमाइन करके आवाज़ देते हैं। चमाइन बेचारी जो है सूख गई थी। कमाने वाला एक ही आदमी था, वो तो जो है खेतों में सीला बिन लेती थी। आपको सीला के विषय में हम बता चुके हैं कई बार। जब उस समय खेतों की बालियां खेतों में टूट जाती थी तो खेत मालिक से बात करके वो पूरा खेत एक एक डलिया लेकर के घूमती थी और जो बाली टूटी हुई बिन लेती थी और उसके बाद कूट काट करके पीस करके वो अपना नमक रोटी खाती थी। वो निकली और कहा हाँ मालिक, कहे चल घर ले पोत दे चल करके। उसने कहा मालिक हमारी अभी चुरिया नहीं टूटी हैं। आप जानते हैं कि चुरिया इनका जो 5-6 दिन में या 7 दिन में या 13 दिन में 12-13 दिन में कुछ टूटता है। उसने तमाम गालियां दी। कहा साली इसी का मर्द मरता है, तेरा ही मनसवा मरा है क्या, चल। उसने कहा मालिक अच्छा हम बच्चों को कुछ खिला पिला दें। तो उस जमाने में बात की अवहेलना करना बहुत ही शर्मनाक थी। किसी गरीब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उच्च वर्ग के लोगों की बातों को टाल दे। हाँ ये जरूर है कि तमाम ऐसे लोग हुए हैं, बरसाती और सुल्ताना फलाना डिमा के कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ डकैती का रूप बनाया। देखा ये टाल मटोल कर रही, कहीं ऐसा ना आए वो 2-4 हाथ धर दिए। अब बेचारी घर में कुछ खाने को नहीं, कुछ दाने पड़े हुए थे मटकी में। बच्चों से कहा बच्चा हो थोड़ा थोड़ा खाना है ना। तो अब बच्चे छोटे थे, मुंह में डालें वो क्या करें। और सुबह से शाम हो गई, कई दिन से भूखी थी वो, घर में कुछ खाने को भी नहीं था। जो थोड़ा था तो अगर आटा थोड़ा बहुत था तो उसके जो है लपसी बना लेती थी, नमक डाल लेती थी, नमक की लपसी बच्चों को खिलाती, थोड़ा खा लेती थी। सुबह से शाम तक हो गई और इधर जो है लिपाई पुताई हो गई थी। दूसरे भी आदमी औरतें थीं। 1-2 बार वो गिरती है तो लोग सहारा देते हैं। काम खत्म हुआ तो ये कुछ आटा दाल या कुछ पैसे आना 2 आना दे देते तो कुछ और घर का काम चलता। महादेव ने कहा सुबह परसा ले जाना आकर के। आप जानती है ना हमारे घर में जो हमारे लड़के दिखवा आ रहे हैं, देखने वाले आ रहे हैं। अब जितने ये दलित समाज के लोग थे वो चले गए। और जब रात में बैंडिंग का नाच हो रहा, कुछ नौजवान और बुजुर्ग मस्ती ले रहे हैं। आप जानते हैं जब गांव में कुछ वेश्या डांस करते हैं, ये करते हैं तो सब लोग जो है आनंद लेते हैं। हम हो आप हो कोई हो, क्योंकि वो मन बहलाने के लिए होती हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने मौके का फायदा भी उठा लेते हैं। आप समझ गए होंगे। लड़की वाले ने जो मीडिएटर था कमलेश, उससे कहा देखिए ये तो वो बुढ़ा आदमी है, कैसा चेहरा, हमारी तो लड़की भी 9th में पढ़ रही है, 15वीं पढ़ी है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अरे भाई गांव के और तमाम आ गए, अरे देखो तो कितना बढ़िया लड़का है। अब लड़का के चेहरे से कुरूपता टपकती थी। उन्होंने कहा भाई देखो हम सोच करके बताएंगे। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ झगड़ा फसाद हो, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम सोच करके बताते हैं। और जो मीडिएटर था उससे कहा कि ऐसा है देखो मैं शादी नहीं करूँगा और तुमको ऐसा हमको जो है गुमराह नहीं करना चाहिए। हमारी लड़की अभी छोटी है और ये बुढ़ा आदमी है और 40-45 साल का है, बेडौल बना हुआ है, चेहरा देखिए कितनी क्रूरता टपकती है। और इस गांव में हमने देखा कि जो है ये हर बात में दादागिरी क्या करते हैं। हमारी लड़की कैसे यहाँ रहेगी और फिर इसके साथ रहेगी। संबंध टूट जाता है। और सुबह गरीब आदमी जो खाना बचा था वो परसा लाए, जो बासी बच जाता है, जो फेंका जाता है, उनमें से उन गरीबों को जो है आटा, जो दाल चावल रोटी है परोस दी जाती है। और गरीब आदमी कुछ ज़्यादा ले आते हैं, कुछ महक जाता है चावल या दाल, अपने बच्चों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं। तो ये स्थिति रही। और दोस्तों साथियों, जाड़े के दिन थे, चोरी टूटी नहीं थी और ये इतना अत्याचार, पति मर गया और उसने क्या किया कि जो है जब घर आती है तो उसके बच्चे देख रहे थे टटिया से, मेरी माँ जब दिखाई पड़ी दौड़ दोनों बच्चे, एक छोटा बच्चा गिरता है फिर दौड़ता है फिर आगे जाता है,
वो बच्चा हो कुछ खाया। अम्मा वो तो दाने थे वो एक आधे खाए, बैठे पेट चपाए। उसने खरपूस इकट्ठा किया, कुछ चूल्हे में कुछ चना था, कुछ और दाने थे भूना, और उन्होंने कच्चे पक्के बच्चों को दिया, कुछ 2-4 दाने खाए। अब बच्चों के सामने और उसके सामने भूख मुंह बाए खड़ी थी। सुबह वो खुरपी और कुछ चदरा ले करके कुछ घास खोदने चली गई। बाय द वे वो जो है जाती है वो महादेव के ही मेड़ पर घास खोदने लगती है, और घास खोद करके जो है दूसरे टाइम, यानी फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम जो है किसी मार्केट में जा करके घास बेच लेती, तो जो पैसे 2 पैसे 4 आने या 2 आने मिल जाते, उसे से कुछ आटा दाल लाती। और उस जमाने में आना 2 आने का महत्व था। 1950 के आसपास की घटना ये, 45 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ऐसी मैंने औरतें देखी हैं जिन पर ऐसा अत्याचार हुआ है। और बाय द वे जो आशिक देव थे जिनके संबंध खत्म हो गया था, महादेव बात करते हैं, वो देखते हैं कि हमारी आज भी शादी नहीं हो पाई है, लड़की वाले चले गए हैं। बाप कहता है बेटा जाओ खेतों तरफ घुमाओ जा करके। अनमना सा जाता खेतों में। अब गुस्सा तो था ही लड़की वालों पर कि सालों ने हमको देखिए, मैं कितना अच्छा हूँ, मुझको जो है नापसंद कर गए। वो कहते हैं ये है वो है। और उसने जो है कहा ये साली चमरिया जो है इसको हमारे ही खेत में दिखाई पड़ते हैं, और 2-4 हाथ घसीट दिए। चल उठा साली ये घास। अब वो बेचारी देखती है मालिक हम में से घास ले जाने दो बाजार, हम 2 पैसे बिकेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, तेरे बच्चे मर थोड़ी जाएंगे, साली तू मरी जा रही है। और वो घास चुपचाप, दोबारा उसने बात नहीं की, और उनके घर के दरवाजे पर डाला जा करके। साली ऐसे डाल, जा जानवर डाल दे जा करके, जहां डंडिया देना इस घास को, इसमें मिट्टी साफ हो जाएगी। अब हम ज्यादा अत्याचार का बखान करना आपको अतिशयोक्त लगता होगा, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसी घटनाएं होती रही हैं। अब फिर दूसरी तरफ चली गई जहां की शायद उसे डर था कि अब ये गांव का जो है अनाचारी लोग या अत्याचारी लोग ना आए, जो हर वक्त हम लोगों को परेशान करते हैं। जो भी घास खोदती जल्दी मार्केट जाती, बेच करके लाती है, झोपड़ी में बैठे बच्चों को जो है फिर वही आटा थोड़ा मिला जो आना 2 आने का, फिर कढ़ाई में चढ़ाई, टूटी फूटी कढ़ाई, कुछ बर्तन, नमक डाला, हाँ बच्चा खाओ। बच्चे जो है भूखे थे, बड़े शौक से खा रहे थे, हाँ खा लो बेटा खा लो। और उसी पड़ोस में एक जो है गंगापुर गांव था, 6-7-8 किलोमीटर दूर, बैलगाड़ी से आया करते थे। मैकू कोरी नाम था उनका, उनके पास 8-10 बीघा जमीन थी। और यहाँ के अत्याचार को देख करके वो द्रवित हुआ करते थे, और गुर्गी को कहते थे बहन। पता चला कि नहीं इसका आदमी इस तरह से जो है कुएं में मर गया है। वो बुलवाते हैं, गुर्गी जाती है। गुर्गी मैंने तुमसे कहा है कई बार कि मेरे गांव चले, तो कहा भैया हम चलें तो कहाँ रहेंगे। उन्होंने कहा हमारा घर है, ये कोने में पड़े रहना, 2 बच्चे तुम्हारे हैं, तो हम वहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ करती हो वहीं वहाँ करना। और जब अगर अचानक कुछ नहीं होगा तो हमारे पास इतनी खेती बाड़ी है, उसे में हाथ बटाना आपको खाने पीने। और आपको बताते हैं वो वहां से बेहटा से गंगापुर आ गई। समझदार थी, दुबली पतली थी, कमजोर थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, रोते रोते आंखों में जो है सफेद, जिसे माड़ा कहते हैं, माड़ा पड़ गया। और यहां मैकू कोरी की थोड़ी मदद, और एक पासी परिवार था, उसी के दरवाजे पर जगह मिली थी उसको रहने के लिए। अब अकेले आप समझो, छोटे बच्चे, गांव के किनारे तालाब, गर्मियों में तालाब काफी सूख जाता है, तो उसकी गीली मिट्टी ला करके उन्होंने जो है चारों तरफ गिरदा उठा लिया, 4 दीवारी जिसको बोलते हैं। फिर अंदर जो है कमरे नुमा उन्होंने जो है धीरे धीरे मिट्टी लाए और बनाते गए, जिसको गोंद की दीवार बताते हैं, कहा जाता है।
रात दिन की मेहनत के बाद वो झोपड़ी डाली और गिरदा गरे लिया जो मेन दरवाज़ा जैसा बना, तो उसमें टटिया लगा ली जिसमें कुत्ता उत्ता अंदर न जाए। इस तरह से उनका रहने की। और जब मैकू कोरी के यहाँ रही तो उनकी बीबी का नाम था, मैकू कोरी का नाम था शीतला। नाम तो शीतला था लेकिन वो बिल्कुल जर खरीद गुलाम समझने लगी थी। ये कर दे वो कर दे, ये हरामखोर पड़ी रहती है। मैकू उसको समझाएं कि तुम क्यों नहीं समझती हो, ये विपदा की मारी है। अरे चली जाए, तुम्हारा क्या खाती है? अरे चमारी तुम्हारा क्या खाएगी? हमारे घर में बाड़ा है जो उसको देंगे। अरे तुम जैसे कुत्ते को देती उसको दे दोगी थोड़ा बहुत। इस तरह से, बल्कि बेहटा गांव से इसके लिए ये गंगापुर गांव जो है फिलहाल ठीक रहा। और उस मोहल्ले में ज़्यादातर अनुसूचित जाति के थे, पासी बिरादरी के थे, कोरी बिरादरी के थे और चमार बिरादरी का एक ही घर था। थोड़े दिनों के बाद स्थिति कंट्रोल में आ गई। धीरे धीरे करके जो है मेहनत मजदूरी गांव में जो है गरीब आदमी के यहाँ जाती थी तो मजदूरी मिल जाती थी। यहाँ भी जो है बड़े हरिपाल सिंह, हरदयाल सिंह, पता नहीं कौन कौन से लोग थे, उनके यहाँ जाना तो 100 बार, अगर 2 आने मजदूरी चलती थी तो 1 आना पकड़ाना, 3 आना चलती थी 2 आना पकड़ाना और 10 बार दौड़ाना। ये उनका गंगापुर में भी था। तो वो कोशिश किया करती थी कि जो है कि गांवों के गरीब लोगों के साथ जो है मिलजुल करके काम करे और अपने लड़के पर ज़्यादा आंच नहीं आने देती थी। लड़कियों पर साथ इधर उधर लगाए रहती थी और खुद भूखी रहती थी और अपने बड़े बेटे को गंगुआ को खिलाती थी। और गंगुआ जो है धीरे धीरे के गबरू जवान बन गया और गांव की अराजकता से दूर वो खिलदड़ी लड़कों के साथ मोहल्ले में, क्योंकि इस तरह की होती नहीं थी, थोड़ा बहुत जब पासी चमारों कोरियों में जो जातिवाद था वो सीमाएं बनी हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ खुश था। लड़की भी जो है 12-13 साल की उसकी शादी कर दी थी एक जगह। समय और गुजरा तो हुआ ये कि 2-4 लोग, जब 15-16 साल की हो गई उसकी छोटी बेटी, तो करीब 14-15 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां ननकी उसने शादी की थी। उसके पति का नाम था गोकुल। गोकुल 2-4 लोगों के साथ आता है, रात में रुकता है और सुबह इधर उधर जो सामाजिक विवाह कार्य में अनुसूचित जाति में होते थे किया गया। लड़की की जो है विदाई होती है तो एक गोकुल के रिश्तेदार थे, उनके पास गाड़ी बैल था, तो गाड़ी बैल आई थी। ननकी जो है रोते हुए उसको विदा किया गया। एक बूढ़ी औरत आती है, गोकुल बुलाती है, भैया तुम भी आओ। तो बहू जो ननकी दुल्हन बनी बैठी थी, 2-3 रुपए की उसकी धोती आई थी और चलनी लेकर के दोनों को घुमाती है। बारात विदा हो जाती है। रास्ते में लोग उससे गोकुल से कहते हैं अरे जा तेरी बीबी जा बैठ जा करके। तो मन में उसके भी उत्सुकता थी। वो जाता है और अपनी जब पत्नी को छूता है तो पत्नी हाथ खींच लेती है, लेकिन पत्नी इतना तो जानती थी, ननकी इतना जानती थी कि मेरा पति है, लेकिन गांव में ये है कि अगर हम सहज स्वभाव जो है समर्पण हमारा होगा तो आदमी पता नहीं क्या सोचेगा। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हैं हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। किसी तरह से जब ये जाते हैं तो शुरू से ही जो है इसकी माँ जो का रोल ये था, उसको ये भाषित था कि लड़के को अगर हम शुरू से ही अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये पत्नी के चक्कर में पड़ करके हमको जो है नौटंकी करेगा। तो वो चंडिका का रोल, और शुरू से अरे उतरते ही तो ये 10 आदमी लिवाने आए, आइए खा करके भैंस जैसी बैठी खटिया पर, कहाँ महारानी है बैठी, क्या 4 नौकरानी भेजे तभी उतरेगी। ननकी उतर करके आती, 2 और लड़कियां थी, वो कहती हैं अरे चाची रुक जाओ, वो अपने के आप कैसे उतर आएंगे, क्यों पैर टूट जाएंगे क्या? आपको क्या बताएं, जो गोकुल की माँ थी
वो किसी कीमत पर गोकुल को, तू घर में घुसा है, तू बाहर नहीं जाता है। उसकी नई बहू आई थी, नई उमंगें थी और बार बार उसका चेहरा देखना चाहता था। रास्ते में गाड़ी में देखा था, लेकिन फिर भी जो उत्सुकता थी। और रात में कुछ भाभीयों लोगों ने जो है उसकी माँ से बगैर बताए एक जगह उनकी खटिया डरवा दी। गोकुल पत्नी के पास जाता है, थोड़ा मन इधर उधर होकर के बातें होती हैं। उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो जब दोनों आपस में थोड़ी देर में घुल मिल गए तो गोकुल ने कहा यहाँ तो बड़ी गर्मी है। तो कहा हाँ तो गर्मी है, आओ चले, सब लोग सो रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं। क्योंकि जिस तरह फिल्मों में आप देख रहे हैं सुहागरात गांव में, सुहागरात का ये कोई महत्व शेड्यूल कास्ट में हमने नहीं देखा आज तक। हाँ अब जो है कुछ लोग जो है सब कुछ करने लगे हैं जो फिल्मों में चलता है, ये फिल्मी स्टाइल में। पहले वो जमाने में कुछ नहीं था, चोरी छुपा कभी पत्नी मिल लेते थे। वक्त की बात ही गए तो बाहर हवा चल रही थी, दोनों बहुत खुश हुए। और दोनों, गोकुल कहता है मेरी माँ थोड़ी सा जो है मुंहफट है, ध्यान न रखना। वो कहती है हाँ सासू माँ हम जानती हैं, लेकिन सासू माँ कुछ चैने नहीं पड़ी। जब पता चला नहीं हमारा बेटा जो है अपनी पत्नी के पास गया है, तो वो देखा कि यहाँ है ही नहीं। रात में नहीं, बताइए, एक माँ अपने बेटे के बिस्तर में देखने जाती है कि कहाँ मर गया है बेटा हमारा, और डंडा लिए टहल रही। तब तक देखा कि सुबह काफी समय था, फिर भी जो है वो पति पत्नी चले आ रहे थे और चालू कर दिया उसने। वो तो वक्त की बात, कुछ पता नहीं कैसे रुक गया, नहीं तो ननकी को भी जो है डंडों से उड़ा देती चमड़ी, और अपने बेटे पर भी जो है। दूसरे दिन गंगू आता है लिवाने के लिए, भेज इसकी नटीन को, देखो हमारे आज यार लड़कों को कैसे बहला फुसला दिया है, भेजो इसको कमीनी को। बित्ते भर की है नहीं, आज आते आते जो है हमारे लड़के को जंगल लेके चली गई। इतना इसका दिमाग खराब है। गोकुल भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि माँ शुरू से ही जो है हावी रहती थी। गोकुल का पिता था नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं, अब ये बात उसे वो कहना उचित नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी के घरों में कहते हैं जिन घरों में औरतों चलता हो जाती ही, वो घर सर्वनाश के कगार पर खड़ा हो जाता है। ये शब्द या वाक्य जो मैंने कहा उस गोकुल के परिवार पर बिल्कुल लागू होते थे। ननकी चोरी छुपा गोकुल को देखती है, उसे लगता है कि हम कैसे इस घर में निर्वाह करेंगे। और गोकुल सोचता है हम अपनी पत्नी को जो है जरा सा भी मतलब जो है सुरक्षा नहीं कर पाए। माँ हमारी जो है ऐसा अड़ियल स्वभाव बनाया, तो दोनों में जो है इस तरह का अंतर्द्वंद बना हुआ था। गंगवा भी जो है एक दुलारे रिश्तेदार थे, दूर के गांव के रिश्तेदार थे, ऐसे थे, बहुत सीधे था। उनकी गाड़ी मैं लेकर के गया था। दुलारे गाड़ी चला रहे थे, गंगवा गाड़ी में बैठा था, और ननकी चुप जैसे कि अनमनस्क ने आंखें निस्तेज थीं, और पूछता है कि बिटिया बता क्या बात है। ननकी क्या बात हो गई, लेकिन वो बोलती कहे भैया कुछ नहीं, लेकिन चेहरा उसका उतरा था। घर पहुंची तो वो लिपट करके बहुत रोई। अब गंगवा परेशान, गंगवा 17-18 साल का हो गया था। अब बहन भाई खेलते खेलते बड़े हुए थे। माँ ने उन पर जो है किसी तरह का जो है फटे पुराने लोगों के कपड़े मांग करके पहनाती थी, लेकिन गांव की अत्याचारियों की छांव से बचाए रखती थी। गंगवा चिंतित कि मेरी बहन का क्या होगा। वो गांव के एक तरफ जाता तो देखा कि कुछ जो है कानपुर के शिकारी लोग आए हुए थे। वो बंदूकें जो है अपनी साइकिल में बांधे थे। गंगा से पूछा यार हो तुम्हारे गांव में सुना शिकारी विकार हैं। उसने तो अनमनस था, उसने पहले ध्यान नहीं दिया। अरे भैया हो चलो तुमको भी हम एक आधा कबूतर या कोई चिड़िया मिल जाएगी तुमको भी दे देंगे। वो ना चाहते उनके साथ जाता है। दूर एक जंगल है,
वो कहीं कबूतर, कहीं जंगली चिड़िया, ये कहीं वो शिकारी लोग, साइकिल खड़े की, 2 लोग थे और अपना शिकार करने, कहीं खरगोश का शिकार। और इधर जो है उसके कानों में जो है, आपको क्या बताएं, दोपहर का समय ढल चुका था, बचाओ बचाओ की आवाज़ आती है। पास ही एक तालाब था, वहाँ से उसको आवाज़ आई। चमरौदा जूता पहने था और जिज्ञासा बस भागता उधर आवाज़ की तरफ कि कौन कौन बचाओ बचाओ कह रहा है, क्या हम उसको बचा सकते हैं। तो आप जानते हैं जो अरहर के पेड़ होते हैं गांव में काट लिए जाते थे और काटने से उनमें कलम बन जाती है, और कलम जब वो अरहर का जड़ सूख जाती है तो एक बहुत मजबूत लकड़ी का रूप बना लेते हैं। चमरौदा जूते को क्रॉस कर उसको पैर में घुस गया, पैर निकालता है, लेकिन वो दर्द, मतलब खून बहने लगता है, लेकिन वो भागता है। क्या देखा कि जो है एक घोड़े पर आदमी बैठा, जब देखा कि नहीं कोई आदमी आ रहा है तो घोड़े पर बैठकर जाने लगा। और वो आदमी जालिम सिंह था, जो 2-3 किलोमीटर की दूर पे गाहरपुर गांव था। और उस गांव की हालत ये थी, उस गांव में अनाचार की कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं कि जब उस गांव में किसी दलित गरीब आदमी के घर बहू बनके कोई लड़की आती थी तो बहू को एक रात वहां गुजारना पड़ता था। ये मैंने भी सुना था, कई गांव मैंने सुने, लेकिन मेरी आंखों सामने ऐसा नहीं गुजरा। लेकिन इस कहानी को हमने जो है इसमें डालने का प्रयास किया। गाहरपुर के जो है विक्रम सिंह का एक बेटा था, और जैसा नाम वैसा ही काम। विक्रम सिंह अपने नाम के हिसाब से जो है गरीबों को घर से भगा देना, उनकी ज़मीनें हड़प लेना और 1 पैसा ले लेना, ज़िंदगी भर जो है मजदूरी, बधुआ मजदूर बना लेना, ये आसपास जितना इलाका था। और उस ज़माने में ये पूरे प्रदेश, पूरे देश में अंदाज है ये चालू होगा। उस गांव में भी था। ये जाते हैं तो देखा कि एक लड़की है, सुंदर सी लड़की, उसका ब्लाउज फटा हुआ था, धोती दूर पड़ी हुई थी, पेटीकोट वो तो तुरंत उसने अंगोछा दिया और लड़की को तन ढकने के लिए पूछता, तुम यहाँ? तो रोते रोते बताती है कि हमारे पिता जो है वो कमज़ोर हैं, वो नहीं आ पाए। हम मौका था, हमने सोचा कि जो है हमारी सहेलियाँ आई थी, हमको देर हो गई। वो जो है जब हम ताल पर आए तो जा रही थी, तो हमने सोचा जल्दी माटी निकाल लें और चले जाएं। आप सभी लोगों को, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 1950-1960 के आसपास गांव में चूल्हे हुआ करते थे। तो चिकनी मिट्टी से, मतलब एक मटकी में चिकनी मिट्टी डाल देते थे, पानी भर देते थे और उससे पुताई करते थे चूल्हे की। ये डेली का, सुबह और दोपहर शाम दोनों बार पुताई होती थी। तो वो चिकनी मिट्टी लोग इकट्ठा कर लेते थे और गांव या झोपड़ी के किनारे रख लेते थे और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल करके पूरे साल उसका जो है चूल्हे की पुताई में काम लिया करते थे। तो दोस्तों, साथियों, और तब तक जालिम सिंह जो है देखा कि कौन साल आ गया है हमारे बीच में। वो तो जान तो गए थे ही मेरे गांव की लड़की है, और घोड़े पर वो आते हैं और चाबुक से उसे मारना चालू कर देते हैं। अब गंगवा इधर भागता है, उधर भागता है। उसके सामने ऐसी स्थिति उसकी मां ने कभी आने नहीं दी थी कि इतना अत्याचार छोटे में जो हुआ तो हुआ। अब उसने कहा कि अगर हम इससे अपने को बचने का प्रयास नहीं करेंगे, इसका हम प्रतिद्वंद्विता नहीं करेंगे, तो हमको ही मार डालेगा। और चकोरी ने जैसे देखा कि ये गंगवा पर ये जालिम सिंह का घोड़े पर बैठे बैठे कोड़े बरसा रहे हैं, तो बेचारी वो जो है भागी तुरंत। और लुकते छुपते ऊंची नीची जगहें थी, छोटी टीले थे, वो भागते भागते जो है गांव की तरफ भागती है। और ये इधर जो है गंगवा एक बार जो है
वो चाबुक पकड़ और वो निडर बहादुर योद्धा की तरह जो है उसको चाबुक से उड़ाने में पड़े थे। चाबुक का जब एक सिरा गंगवा के हाथ में आया तो उन्होंने उसे पकड़ करके खींच लिया। गबरू जवान और गुस्सा उसे संभला नहीं तो उसने क्या किया, वही चाबुक से जो है जालिम सिंह को जो है उड़ाने लगा। वो डर गया कि तुम किस जात के हो, तुम चमार जात को हो। इस समाज में चमार निम्न जात में आते हैं जिनको यस्सी कहा जाता है, अनुसूचित जात कहा जाता है, और ये हाथ उठाना कितना महापाप है। लेकिन उसने जो है जालिम सिंह को गिरा गिरा करके मारा। जालिम सिंह हाथ हाथ जोड़ने लगे और जो है किसी तरह से जो है बच कर गए। घोड़े पर बैठे वो भागे इधर उधर से। गंगो के कई जगह चाबुक से खून निकल रहा था, जो चाबुक जहां पड़ी थी। देखा इधर उधर तो डलिया एक खुरपा पड़ा हुआ था और वो लड़की नदारत थी। लड़की सुंदर थी और अमूमन सुंदरता सामने वाले की कमजोरी बन जाती है मेल फीमेल में। और वो बुलाता है, लड़की लड़की कहाँ गई कहाँ गई। इधर उधर तालाब की देखता। तालाब काफ़ी बड़ा था जिसमें कई गड्डियाँ बनी हुई थी ऊंची नीचे, और जहाँ अच्छी मिट्टी होती थी तो उस समय लोग तालाब में जाकर के ईंटें पाथ लेते थे जिनमें कच्ची दीवारें बना करती थी। तो इसलिए कहीं यहाँ गहरा हुआ कहीं वहाँ गहरा हुआ। जहाँ लोगों को अच्छी मिट्टी मिलती थी वहाँ खोदते चले जाते थे, वहाँ कुंड नुमा बन जाता था। और वो फावड़ा डलिया लेकर के घर जाता है। शिकार विकार जो हो रहा था उसको भूल गया। आपको क्या बताएं, 2-4 दिन के बाद फिर ननकी लिवाने आ जाते हैं। और माँ ने कहा था, देख गुगला जा रहा है, जाना तुरंत लिवा करके लाना, नहीं तो घर में रहने नहीं दूंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी। गोकुल आता है, आते ही बैठा नहीं कि माँ तुरंत विदा कर दो। अरे बच्चा आए हो, रात भर रुको। नहीं नहीं हम रुक नहीं सकते हैं, माँ ने कहा था कि जल्दी लिवा करके आना, वहां रुकना नहीं। ननकी ने कहा माँ जाने दो। बेटी मन में सोचा, माँ बेटी की जो है नई शादी हुई है, इसका भी जो है पति से मिलने की इच्छा होगी, हम आप समझ सकते हैं। उसने जो है जब विदा किया ननकी बहुत रोई। गंगवा को भी पकड़ रोई, माँ को भी, मोहल्ले की और औरतें आई। उन्होंने कहा जमाई राजा कैसा है भाई। जमाई तो जमाई, चाहे चमार का हो, चाहे ब्राह्मण को हो, चाहे ठाकुर का, किसी का जो जिस स्तर का होता है। उस मोहल्ले में ननकी को या गुर्गी को लोग बहुत ही प्राथमिकता देते थे। ईमानदार थी, कमा सुध थी, रात दिन काम किया करती थी, किस्सा कहानी लोगों को सुनाती थी। किस्सा कहानी, नए लड़के लड़कियां सब किस्सा कहानी, दीदी हो, भौजी हो, काकी हो, नानी हो, हमें कहानी सुना दो। बेचारी वो जो है ऐसा अभिनय करती थी कि जैसा अभिनय का कैरेक्टर होता था नाटक करके वो सुनाया करती थी। लोगों की जो है वो चहेती थी गुर्गी। आंखें आपको बता दें माड़ा काफ़ी पड़ चुका था परिस्थितियों की वजह से। ननकी चली गई। 2-4 दिन के बाद फिर वो लिवाने गया, क्योंकि शुरुआत में जो है उस जमाने में ज़्यादा जो है लड़की को ससुराल में नहीं रहने देते। तो 2 दिन रही, तीसरे दिन फिर पहुंचे, फिर लाए गए, ये सिस्टम चलता रहता था। ननकी जब गई तो सास ने फिर उधम मचा दिया। देख हरामीन, रहना है तो ठीक तरह रह, नहीं तुझे जीने नहीं दूंगा, मतलब जीने नहीं दूंगी। और हर वक्त जो है गोकुल और ननकी के बीच में वो दीवार बनी रहती है। एक दिन गोकुल ने जो है, माँ अम्मा तुम जो है इसको तुम बहुत डांटती हो। हरामी कहीं के, हरामी पिल्ले, मैं डांटती हूं। और उसे सामने 2-4 हाथ घसीट दिए ननकी के और उसके तार तड़ लगा दिए। डंडा उठाया तो गोकुल तो भागा, लेकिन ननकी 2-4 हाथ मार दिएगा। कमीनी, जब से तू आ गई मेरा लड़का मुझसे जुबान लड़ाने लगा है। अरे बुला अपने खसम को, अपने भाई को। मतलब उसे ये ज्ञान नहीं था कि हम इसके भाई को खसम कहें। बुला अपने खसम को, जा अपने घर, इस तरह बात करें। गोकुल बाहर, भाई देवी जो है, भाई आ गया गंगवा के साथ।
देख रहे, अब अपनी बहन को वहीं रख, जिसको चाहना उसके साथ ब्याह देना। अब हमारा लड़का नहीं आएगा, तू कान खोल के सुन ले, तेरी जैसी बहन हमने दुनिया में नहीं देखी। आते ही घर में माँ बेटे को इसने अलग कर दिया, दोबारा आएगी तो हमको गाड़ देंगे ही जिंदा। ननकी चुपचाप भाई के साथ चली गई, पैदल पैदल पीछे पीछे। धीरे धीरे बताती, भैया हो सासू माँ बहुत ज्यादा स्थिति क्रिएट किए हैं। वो गांव की थी, उसी शब्दों में बोली, भैया जीने नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें। गंगवा कहता है, देख बहन रुक, देखेंगे। हम आपको इस घटना को यहीं रोक देते हैं। और ननकी को यह लगता है कि शायद अब हमारा जो पति है हमसे दूर हो जाएगा। और इधर आइए चलते हैं गाहरपुर। और गाहरपुर की जो लड़की आई थी मिट्टी खोदने, उसका नाम था चकोरी। चकोरी भोला चमार की लड़की थी। वो भी जमीन थी, जमीन जो है विक्रम सिंह ने जो है ले ली थी, और जूता गांठ करके पालिश करके जीविकोपार्जन करते थे। घर भी ले लिया था, तो गांव के किनारे एक झोपड़ी डाल के वहीं सब एससी समाज के लोग थे। और ज़्यादातर उस गांव में श्रवणों के ही घर जो है थे, तो कच्चे लेकिन बड़े ऊंचे ऊंचे, बड़े ऊंचे, जैसे जालिम सिंह का या विक्रम सिंह का बेटा था जालिम सिंह, बड़ा सा फाटक 12 फुट ऊंचा, चौड़ा भी ऐसे ही करीब करीब 7-8 फुट, और उसके आगे जो है काफी लंबा चौड़ा बड़ा आंगन, फिर आगे घर। इस तरह से ये अपने किसी राजा से अपने को कम नहीं समझते थे। गांव में शादी होकर के आए तो लड़कियों को, उसकी बहुओं को बुला लें, और वो बेचारे जो है अपनी नियत मान करके कहीं विद्रोह भी नहीं करते थे। और घर में जब जालिम सिंह, जब चकोरी घर जाती है, बाप से रो करके चिपट कर रोती है और धीरे बताती है, तो भोला आपको बताएं अपनी मुछ तक नोच लेते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी मुच्छें थी और अपना नमक रोटी खाते थे, किसी बात की चिंता नहीं थी। और कहीं ये बाजार कहीं वो बाजार करके ले आते थे, जो मिलता था उसमें अपना नमक रोटी उनकी चलती थी। और आपको और बता दें अपने दर्शकों, गरीब आदमी नमक रोटी खा करके खुश रहता है। और कभी कभी तो कुछ बड़े आदमी भी होते हैं कि हम चाहे जितना अच्छा खाएं, चाहे जितना अच्छा पहने, फिर भी उनको संतोष नहीं। गरीब आदमी अपना झोपड़ी में रहता है, गाना गाता है, नमक पेट भर गया। कब कभी भोला के पास कुछ नमक खा करके पानी पी लें। चकोरी, ले बेटा खा ले, अरे ये ताकत आएगी, खा लो। ये माँ बाप अपने बच्चों को समझाते थे, अपने को समझाते थे। थोड़ा खा करके भी वो सब खुशहाल थे। मोहल्ले में और थी, उनके मोहल्ले में एक सीरी लड़की थी, उसके बहुत ही छोटे बचपन से ही उस हवेली के शिकार हो गई थी। और कभी ₹1-2 मिल जाता था तो उसके जो है घर का खर्च चला करता था। उसके माँ बाप थे, अकेली ये थी। और बाय द वे उसकी मौसी की भी एक लड़की आई थी। वो ऐसे गांव से आई थी जहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही लोग थे, अनुसूचित जाति के थे। दूसरे शब्दों में उस जमाने में जो हरिजन कहा जाता है, हरिजन लोग थे। क्योंकि हरिजन जो है ये गाली लोग मानते हैं, इसलिए मैं हरिजन शब्द नहीं प्रयोग करता हूं। वो क्यों मानते हैं उसमें नहीं जाना चाहते। नाम था कुसुम। कुसुम चंचल, सुंदर, और एक जालिम सिंह के यहां घर आंगन जाने वाला था 50 साल का मिर्जी। मोटा तगड़ा, 50-55 साल का, रंग सांवला, और वो उनकी खुरदुरी में पड़ा रहता था। और इधर जब जालिम घर जाते हैं, विक्रम सिंह उसके पास जाते हैं और पता चलता है कि एक आदमी ने जो है, एक लड़के ने इनको धुन दिया है, तो गुस्सा होते हैं। लेकिन बाप था, ये गुस्सा थोड़ी देर रुका, उसके बाद जो है बेटे से पूछते हैं वो कहाँ का था। बाबू हम जान नहीं पाए वो कहाँ का था, पता कर, जिंदा गड़वा देंगे साले को, इसकी ऐसी जरूरत। घर की औरतें सब परेशान,
घर की औरतों के बोलने की हिम्मतें नहीं थी। वो जानती थी इस घर में क्या क्या कुकर्म होते हैं, और बेटा भी उनका 4 कदम आगे। बीवी आती थी, बाय द वे कभी बीवी पास पहुंचते थे, नहीं तो गांव की लड़कियां, आसपास की लड़कियां, उनके आदमी लगे रहते थे लठैत। उसने मिर्जी बुलाया, कहा जा शीश बोल जा करके कोई गांव की एक आधी लड़की हो तो लाए, और कहा कि वो भोलक लड़की है उसको जरूर लाए, जा रे। सीरी की झोपड़ी के बाहर गया, उसके टटवा लगा था। मिर्जी ने कहा सीरी। सीरी निकलती, हाँ मिर्जी बोल। क्योंकि वो थोड़ा सा मुंह लगी थी, हवेली में जान आती जाती थी, तो वो जानता था कि वो मिर्जी भी उससे सारे आनंद ले चुका है, तो इसलिए वो मिर्जी को जो है भाव नहीं देती थी। तब तक उसकी मौसी की लड़की जो है उसने टटवा नहीं खोला, और टटवा के पीछे ही जो है बहन आ जाती है। मिर्जी की नजर पड़ती है, अरे ये कौन है? ये कोई नहीं। अरे सुन, कोई नहीं कोई नहीं, इसको भी लेवा लेते आना, और चकोरी को लेकर के आओ, मालिक ने कहा है। तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है। मिर्जी वापस गया। सीरी कुसुम पर भिड़ गई, मार किटकिटा गई, हरामीन कहेगी, हमारे पीछे चली आई। कुसुम अभी जवान हुई थी। वो कहती, दीदी क्या बात है? अरे हम आ गए तो क्या हुआ? अरे कहा, वो रोती है बैठ करके, तू नहीं जानती है, तू नहीं जानती इस गांव को, हम तुझे क्या बताएं, तेरा आना तेरे लिए कितना अभिशाप हो गया। अब कुसुम बेचारी क्या जाने क्या कह गया है। कहता है काम करा दे चल करके मालिक के यहां। अरे चल तो क्या हुआ है, जहां तू काम करेगी वहीं मैं भी कर लूंगी। अरे तू क्या जाने, चकोरी क्या जाती। जब चकोरी को पता चलता है, उसके माँ बाप पता चलता है नहीं मालिक ने चकोरी को भी बुलाया है, चकोरी जैसे दावा नल में जो है पहुंच गई हो। इनकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। भोला चुप, मां भी चुप, और वक्त आया शाम ढले। चकोरी, उन्होंने कहा कि धूप ज्यादा पड़ रही है तो दिन में काम नहीं मजदूरों से होता है, और बखारी से गेहूं निकालना है, जौ निकालना है, सामान निकालना है, और की सफाई वफाई करनी है, तो रात में ज़्यादा आराम होती है। गैस वैस जला देंगे, रोशनी हो जाएगी, उसमें काम करना है। कुसुम तो जानती थी अब हम दावा नल में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन कुसुम नहीं जानती थी। अब आपको क्या बताएं, वो हवेली जाती है। हवेली मतलब वो कुछ कच्ची हवेली में, जहां पापाचार पनपता था, उस गांव का शोषण था। शायद ही किसी गरीब के पास बिस्वा, 2 बिस्वा, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा जमीन बची हो, नहीं तो सारे जालिम सिंह की या विक्रम सिंह की ही थी। घर उनका, घर से निकाल दें, दूसरी झोपड़ी डालें, और सबको यह एहसास कराते रहें कि तुम मेरी जमीन में रहे हो, जिस दिन चाहेंगे निकाल देंगे। अत्याचार की कोई सीमा नहीं। और आपको वो कहना उचित नहीं है कि कुसुम के साथ, चकोरी के साथ उस हवेली में क्या हुआ। 65-70 साल के विक्रम सिंह कुसुम उनके पास पहुंची, और जालिम के पास चकोरी पहुंची। जालिम ने पहले तो जो है उसकी धुनाई की, बार बार पूछ रहे, बताओ तेरा खसम कौन था। लास्ट में रोते हुए धीरे बोली, मालिक हम क्या जाने वो कौन था, हम तो मिट्टी लेने गए थे, वो पता नहीं कहां से आ गया। और रात 3 रातें 3 दिन उसको हवेली में रहना पड़ा, कुसुम को भी। वो कुसुम आती है, भागती है, लेकिन उस हवेली से निकल नहीं पाती, उस अंधे कुएं से वो नहीं निकल पाती है। और जब वो निकलती है सुबह 4 बजे के करीब, तो चकोरी घर की तरफ जाती है और कुसुम उस कुएं की तरफ जाती है।
लोग सो रहे हैं और कुएं में कूद करके जो है चकोरी घर जाती है तो माँ बाप बिलख पड़ते हैं। करें तो क्या करें, न सांस ले पाए, न कह पाए, न जता पाए किसी को। जैसे ही सुबह हुई पता चला कि नहीं, कुसुम ने आत्महत्या कर ली है। सीरी ने बाल नोच लिए, दीवार पर सर पटक दिया, रोना चीखना। आपको क्या बताएं। मां बाप बेचारे रोते रोते, कुसुम की मां बुलाई गई और उनकी अंतिम क्रिया की गई। पुलिस का आना जाना तो था ही नहीं कि कोई रिपोर्ट करे, कहीं कुछ हो। कोई ये भी कहने वाला नहीं था कि इस गांव के मालिक लोगों ने क्या इसके साथ किया है। और गंगा में उसके बाप परिवार के लोग आए, प्रवाहित कर दिया गया। दोपहर हुई और इधर आपको और बता दें, ननकी घर आती ही परेशान रहती है और गंगवा जो डलिया और फावड़ा ले आया था, और जहां उसे सुबह गुरगी बताया, बेटा वहां खेतों में काम करना है, वहां सीला बिनना है, ये दाना बिनना है, ये इसकी जो है गाली में जो है जौ को कूटना है। वो फटाफट गंगुआ कर देता, ननकी कर लेते, और वो जैसे मौका लगता डलिया और फावड़ा ले करके एक अनजान चाहत से वो तालाब पहुंच जाता। तालाब 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर भागता चला जाता, इस आशा से शायद फिर वो लड़की देखने को मिल जाए, शायद ये डलिया लेने आए। और ये क्रम हफ्ते भर हो चुका था। मां पूछती थी, कहां बेटा तू दोपहर भाग जाता है, डलिया किसकी है, फावड़ा किसका है? अरे मां एक आए थे, वो कह गए थे अपने पास रख लेना, इसलिए बार बार जाते हैं। वो घर जानते नहीं थे तो मैं देने जाला जाता हूँ, वो आ ही नहीं रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक बेटा, देख किसी की सामान ऐसे नहीं रखना, जा दे आ जा करके। उसे दूर से देखा और आंखें फाड़ फाड़ रोज देखते था। आज उसको लगा कि सचमुच वही चकोरी आ रही है। वो छुप गया। लड़की आती है, हाथ में उसके रस्सी है, अंगोछा वो है जो गंगुआ का था। इधर उधर देखती, इधर जाती, उधर जाती है, इधर जाती। जब देखा कि वो क्यों आएगा जो हमारी जल्लाद बचाने आया था, और एक कोने से उस पेड़ पर बांध देती है जिस पर वो आत्महत्या करना चाहती थी। पेड़ पर चढ़ी और एक डाल के किनारे जो है उस अंगोछे का एक कोना बांध देती है, और वो कोना झंडे की तरह लहराता रहता है उसका अंगोछा। और रस्सी में फंदा बना करके इधर देखती है, आंखें बंद करती है, तब तक गंगुआ झपट पड़ता है, पेड़ पर दौड़ते हुए से चढ़ता है। पेड़ जो है थोड़ा सा करीब 45 अंश के हिसाब से झुका हुआ था, क्योंकि उसके नीचे तालाब बना हुआ था, तो तालाब की तरफ वो पेड़ जो है झुक गया था। दौड़ जाता है, हे लड़की तुम चकोरी हो ना? कौन तुम? क्यों बचा रहे हो? छोड़ो उनको। अरे क्यों आत्महत्या करोगी? फांसी लगा रही हो? हाँ मैं फांसी लगाऊंगा। वो रुकता है, थोड़ी देर में जो है कोहरा साफ होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ? हाँ। अरे बाप ने भी नहीं छोड़ा, बेटे भी नहीं छोड़ा। आपको क्या बताएं, ये मेरा गाहर, अच्छा गाहरपुर, अरे 3-4 किलोमीटर दूर वाला गांव। हाँ। उफ, सुनो, क्या बताएं, माँ बाप हम तुम्हारे साथ शादी कर लेते। क्या कहते हो? क्या हुआ? तुम मन की तो अच्छी हो, तुमने जानबूझ तो नहीं कुछ किया है। और वक्त ऐसा आया कि उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और अपना डलिया और फावड़ा लेकर के घर वापस चली जाती है। गंगुआ अंगोछा लेकर के अपने यहाँ चलाता है। अब उसके बाप भोला को ये चिंता थी कि हम शादी कैसे करें। किसी ने बताया कि तुम्हारे अभी थोड़ी ही दूर पर तो एक गांव है जहां एक गुर्गी रहती है और अपना नमक रोटी खाते पीते हैं, और गंगुआ सुंदर है, सलोना है, और
क्योंकि वो गोरा चिट्ठा भी था। भोला आते हैं, बातचीत तय होती है। तो लड़की 13-14 साल की थी, नहीं 15-16 साल की थी। गंगुआ भी काफ़ी बड़ा था। तो पाए पूजने आते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद गौना ले आते हैं और दोनों की ज़िंदगी अमन चैन से। और एक बात मैं बताना भूल गया, गंगुआ ने जब शादी की तो एक जसोदा कुम्हारिन थी, उनसे 75 रुपये गुर्गी ले आई, साथ में गंगुआ भी था। और जो गांव के हरिपाल सिंह, हरदयाल सिंह, हरिपाल सिंह और कई लोग थे, जो गांव का जो अत्याचारी विभाग था, यानी गांव के जो कुछ सवर्ण थे, आधे कुछ तो ठीक थे और ज़्यादातर जो है एक ही विचारधारा थे कि अनुसूचित जाति लोगों को कैसे मठिया मेट किया जाए। जब उन्हें पता चला कि ये देखिए गुर्गी चमारी अब आंखों से भटभट दिखाई पड़ता है, फिर भी देखिए हमसे हरिपाल से कर्जा लेने नहीं आई, क्योंकि हरिपाल का कर्जा दे करके उसकी जिंदगी खरीदना उनके बाएं हाथ का काम था। अभी हम आपको एक और इसमें कारनामा बताएंगे उनका। तो उन्होंने जो है, जो जसोदा कुम्हारिन थी, 1-2 लोग गए, कहा सुना है जसोदा चाची तुमने गुर्गी को, गंगुआ को 75 रुपये दिए हैं। हाँ बच्चा, बड़ी मुश्किल से जोड़े थे, वो आई थी, हाथ पैर जोड़ रही थी, बहनी दे दो, लड़के की शादी है, कुछ कपड़े लत्ते लाना, कुछ रिश्ते नाते डालना, आटा दाल चावल ले आएंगे। लेकिन तुमको मालूम है मेरे रुपए उसने लिए थे, नहीं दिए। अरे हरिपाल सिंह के भी लिए थे, वो उसके भी नहीं दिए, हरदयाल के भी लिए थे, हरप्रसाद के भी लिए थे। क्या कहते हो? अरे पूरा गांव जानता, तुम नहीं जानती हो? वो हड़बड़ाई और उठी और मुर्गे के चली गई। आओ आओ बहनी, आओ आओ, बैठो बैठो। अरे बैठने नहीं आई हूं बहनी, हमें पैसे बहुत जरूरत है, हमें पैसे बहुत जरूरत है, पैसे। लेकिन अभी बहनी हमारे पास पैसा कहाँ है, भाई हमको पैसा दो। अब इसी बीच जो है हरपाल सिंह गांव के 2-4 जो जिनका ग्रुप था, पूरे गांव को शेड्यूल कास्ट को बर्बाद करने के लिए, गरीबों को बर्बाद करने के लिए, वो गंगुआ से बड़े प्यार से मिलते, जैसे इनसे भला कोई आदमी दूसरा ना हो। अरे बचुआ, कभी तुम्हें पैसा कौड़ी की बात पड़े तो हमसे ले जाना। सुना है तुम जसोदा कुम्हारिन से ले आए हो। अरे बहुत नटखटा औरत है, वो देती है लेकिन तुरंत खोपड़ी फाड़ने लगती है। अब गंगुआ जब सामने बैठा, वो मांग रही तो उनको बात याद आ गई कि नहीं, हरिपाल सिंह ने कहा था कि अरे ये खोपड़ी फाड़ने लगती है। तो उसने कहा माँ चिंता मत करो, हम इसके पैसे दे देंगे। गुर्गी ने डांटा, बदमाश कहीं का, हम बात कर रहे हैं ना। अरे माँ तो तुम बात कर रही है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम इस बात को नहीं समझती हो? आपको क्या बताएं, हरिपाल सिंह ने 75 जगह पर 80 रुपए दिए और रुक्का लिखा गया। और साल भर बाद जो है गंगू को बुलाया, कहा रे गंगूबा बेटा हिसाब तो कर लो। हाँ 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 तो हुआ, आओ हिसाब कर लो। हिसाब हुआ तो 950 रुपए का हुआ। अब गंगुआ चीखा, मालिक दहुआ यही था ना कैसे? अरे बेटा तुम क्या जानो, ब्याज की चाल बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये इसके कदम साधारण नहीं होते हैं। बेटा हो पैसा ज्यादा हो गया है, अब ऐसा करो कुछ देने का प्रयास करो। घर आया, चीख मार करके रोने लगा। गुर्गी आई, क्या हुआ बेटा? माँ ऐसा कहा, बेटा मैंने मना किया था, तुम नहीं माने। आओ हम तुमको बताते हैं। हीरा कोरी मोहल्ले में रहते हैं। हीरा कोरी जो है कम से कम 25 साल पहले लिए थे कर्जा, और जितना पैसा लिए न जाने कितना पैसा दे चुके हैं। आज जब मरने आए, मरने के कागार पर आए, तो हरिपाल सिंह आते हैं और कहते हैं क्यों रे तू तो मर जाएगा, मेरा कर्जा कौन देगा? तो कहता मालिक मेरे लड़के देंगे। तो कैसे देंगे? बुलाओ लड़कों को। तीनों लड़के उनके बुलाए जाते हैं, और उनके जो तीनों लड़के थे, आपको क्या बताएं,
हीरालाल कोरी, भदेश्वर मछुंदर, और एक लड़के का नाम था भवानी। तो भवानी के लड़के ये सब थे। कहा मालिक हम देंगे। तो ऐसा है, चलो। वहां 300 रुपया कर्जा दिखाया। 300 रुपये में 100 रुपया तीनों बेटों पर अलग अलग रुका लिखा गया। अब ये चालू हो गया और भवानी जो थे मर गए। गंगवा ने सुना तो अब करे तो क्या करे। उसी मोहल्ले में एक शिवचरण रहते थे, थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, और उस भवानी को लेकर के एक शहर के माने जाने अच्छे वकील थे, उनके पास ले गया और उनसे बताया कि वकील साहब, हमारे गांव के कोरी समाज के लोग हैं और हरपाल सिंह जो है आज 50 साल हो गए हैं, इनको ऋण नहीं कर रहे हैं और ये देते भी रहते हैं, कर्जा बढ़ता रहता है। 100 रुपया इनके हिस्से में आया था, आज 1000 रुपया हो गया है कर्जा, और हर साल कमा कमा कर देते रहते हैं। वकील ने उनको समझाया कि देखिए अब कानून ऐसा आ गया है और तुम मेरी बात मानोगे। तो तीनों ने कहा हाँ मानेंगे। अब उनको रुपया न, जब मांगने आए तो कहा कि अब ऐसा है, हम अब पुलिस कचहरी में देंगे, आपको नहीं दे पाएंगे। और यही जवाब उन्होंने जो है हरपाल सिंह को दिया। और धीरे से एक न एक दिन पता चल गया हरपाल सिंह को कि ये जो मोहल्ले का शिवचरण है, इसने जो है ऐसा सा किया है। हरपाल सिंह आए और शिवचरण पर उबल पड़े। उसने जो भी उसी तरह शब्दों में उनको जवाब दिया। क्या आप क्या समझते हैं, यानी किसी को 10 रुपया देकर के जिंदगी अब खरीद लेंगे? अब सरकार और पुलिस आपके क्या पे नहीं चलेगी, अब कानून भी है कुछ। अच्छा तू कानून बताएगा? हाँ अब कानून बताएंगे। ये गांव के आदमी नहीं जानते, हम कानून जानते हैं, बताएंगे तुमको। हाँ जो बताना हो बताइए। गंगवा को 12-13 साल हो गए उनके हम। और आपको बता दें, जालिम सिंह को जब पता चला गंगौली में चकोरी ब्याही गई है, तो जालिम सिंह आए और जैसे ही गंगवा को उन्होंने देख लिया था, तो हरपाल सिंह से और जितने गांव के और लोग थे उस तरह के खबीस लोग, उनसे बताया कि अरे ये तो यार बहुत हरामी लुंडिया है, इस पर तुम्हारा पूरा गांव गंगा स्नान कर चुका है और तुम लोग, अब गांव वालों को क्या चाहिए था? उन्होंने कहा कि तुम बुलाओ भी हम कह देंगे, ऐसे ने कितने हमसे पैसे लिए हैं, देख नहीं रहे हो किससे गदगद हुआ है। और धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आया, गांव के जितने भी युवक थे इस तरह के, वो चकोरी से मिलना जुलना चालू कर दिया। और गंगवा था सुबह 2 बजे उठना और दोपहर तक काम करना, फिर घर आना, नमक रोटी खाना और फिर काम पर चल देना। रात में 12 बजे फिर वापस आना, घंटा 2 घंटा सोना, और उसके शरीर में हड्डियां रह गई। शिवचरण ने कई बार समझाया, तो कहा भैया क्या करें, ककुआ क्या करें। उम्र में शिवचरण छोटा था लेकिन गंगवा उम्र में बड़ा था, लेकिन रिश्ते में उसे ककुआ कहता था। ककुआ क्या करें। उन्होंने कहा ऐसा है, हमारे एक परिचित हैं, तुम इंदौर चले जाओ, पत्नी को ले लो, चले जाओ। एक देवी प्रसाद थे, देवी प्रसाद वो बगैर बताए उनका काम छोड़ करके इंदौर चले गए। इंदौर से देवी प्रसाद की चिट्ठी आई, तो जब चिट्ठी आई तो वो चिट्ठी लग गई पाल सिंह को, हरपाल सिंह को। हरपाल समझ गए कि इसी शिवचरण कहानी है और उसी चिट्ठी के एड्रेस के हिसाब से इंदौर जा पहुंचे और बड़ा जबरदस्ती फिर वहां धमका घुड़का करके फिर ले आए। अब इसके सामने रात दिन मरना या मर जाना। शिवचरण कहने लगे कि क्या करें। और इधर उसकी जो माँ थी बिल्कुल अंधी हो गई थी, पड़ोस में आना जाना, लघुटिया लिए चलना, और हाय हाय खै खै से जो है गंगवा से भी आपस में कभी हो तो वो बिगड़ जाती थी। अरे मैंने तुझसे कहा था नालायक, लेकिन तू तो बहुत जवान था ना, अब भुगत। और ननकी जो उसकी बहन थी, एक औरत के कहने पर गई कि चलो मैं तुम्हारे आदमी से मिला दें, आदमी तुम्हारा शहर में काम कर रहा है,
और शहर में उसको चकले में भेज दिया। अब वो चकले में जिंदगी गुजार रही थी, तभी एक उसको बिहारी मिल गया नाम का आदमी। उसने कहा कि तुम इस धंधे में आई हो कि जबरदस्ती हो? उसने बताया कि क्या करें, हम यहां निकल नहीं पाते हैं। उन्हें कहा मेरे साथ रहना चाहोगी? तो उसने कहा कि किसी के साथ रह लेंगे, लेकिन यहां से मुझे बचा लो। बिहारी ननकी को गांव ले आया, और एक दिन जब वो ननकी गांव आई गंगापुर ने, तो मोहल्ले वाले बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब गुर्गी वैसे भी अंधी थी, वो अपनी बेटी के साथ उसके दूसरे पति के यहां जाने के लिए तैयार हो गई। छोटी गठरी में सामान रखा, गठरी ली, और ननकी आगे जो लघुटिया थी उसकी लड़की पकड़े, दूसरा सिरा जो है उसकी मां पकड़े जा रहे हैं। शिवचरण देखता रह गया, कहां जा रही, कुछ बोल ही नहीं सका। क्यों, क्या कहता, वो तो सब मालूम था उसको। गुर्गी चली तो गई अपनी बेटी के यहां दूसरे उसके पति के साथ जो रखेल बनी हुई थी। और एक दिन हफ्ता भर से उसने खाना नहीं खाया था। धीरे बोली, बेटा। हाँ मां। ननकी समझ गई कि हमारी मां अन्न जल ग्रहण छोड़ दिया है, अब शायद जिंदगी इसकी आखिरी है। उस बिहारी से बोली कि जा करके भैया खबर दे दो, शायद मां के अंतिम समय है। उसने कहा, बिहारी गांव चला गया गंगापुर। शाम का समय था, और रात में मां कहती है, बेटा गंगू से कहना मेरा दूध पिया है। हम जानते हैं कि वो नहीं है, उसमें कुव्वत नहीं है। अगर कुव्वत कहीं हो तो सुल्ताना डाकू की तरह जो है इन हरामियों को जो है सबक सिखाए। और उसने अंतिम सांस ले ली। सुबह शिवचरण गंगुआ जब आते हैं तो मां को लाश पाते हैं। इधर गुर्गी की अर्थी बना करके दो चार लोग गंगा में प्रवाहित करके आते हैं, और ननकी जो है के भी प्राण छूट जाते हैं। गंगुआ टटोलता है और फिर अर्थी सोचती है और ननकी चली जाती है। शिवचरण और गंगुआ आपस में बात करते हैं। ककुआ, मां ने यह कहा था, हम कैसे क्या कर सकते हैं? उसने कहा कि जब तुम अपने को पहचान जाओगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। कहा, क्या कहते हो? हाँ, सुल्तान डाकू को जानते हो? बरसाती पासी जानते हो? कितने डाकू हुए हैं? और आपको बता दें, एक दिन 2 दिन सोचा कि हम ऐसे भी मर जाएंगे घुट घुट करके। सबसे पहले हरपाल सिंह के यहां उसने दुनाली बंदूक उठाई, और उनके जेवर रुपए पैसे जो जानता था वो लिए, और रफू चक्कर हो गया। गांव से बहुत दूर एक जंगल, और जंगल में उसने कटीली झाड़ियों के बीच में जानवरों तरफ घुस करके खो खोदी। खो तो अंदर लेट करके आदमी जा सकता था, लेट करके बाहर आ सकता था। अंदर उसने जो है काफी बड़ी जगह बना रखी, जैसे कोठरी हो कोई हो, टीली नुमा, और उसने वहीं बसेरा बना लिया। और आपको क्या बताएं, उसने जो है बेहटा गांव से चुन चुन करके मारना चालू कर दिया। गंगापुर में चुन चुन करके हरिपाल सिंह के बेटे नारायण सिंह को मारा। जो सामने आता जाए मारते जाए। लूट घसोट चालू हो गई उसकी। एक रात देखा कि उसने जो है एक तालाब पर एक औरत खुरपी से गड्ढा खोद रही, बच्चा उसका लेटा हुआ है। वो जाता है, कड़कते पूछता, कौन है तू? इतनी रात गए क्या कर रही यहां? कहती, भैया मैं हूं। क्या कर रही? मेरा बेटा मर गया है। तो रात में तू दफनाने आई है? अब कोई मेरा नहीं। कहां रहती हो? गाहरपुर। कौन हो तुम? सीरी। अरे मैं गंगुआ। गंगुआ भैया तुम तो डाकू हो गए हो। क्या करता? ये बच्चा मेरा मर गया,
जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप हत्या कर लिया। मैं हवेली गई, मालिक लोगों ने जो है धक्के मार करके निकाल दिए। हम क्या करें? मेरे साथ जुड़ना चाहोगी? कुछ बदला लेना चाहो? बदला? मैं औरत तो क्या हुआ? आप दुर्गा बन जाओ, काली बन जाओ, अभी देखो। और वक्त ऐसा आया कि सीरी और गंगुआ डाकू बन गए। रात में निकलते ये गांव वो गांव, और जैसे भागते तो ऐसे लगे जैसे कोई हिरण भाग रहा हो। चौकड़ी भरते निकल जाते, ऊंची नीची जगहों पर जो है उसे कोई पकड़ न पाए। रात के अंधेरे में पेपरों में छा गया गंगुआ सीरी, गंगुआ सीरी। कोई कहे पत्नी है, कोई कहे कुछ, कोई कहे। गांव के कई अत्याचारी खत्म हो चुके, गंगापुर के बेहटा के लोग खत्म हो गए थे। गहारपुर में भी जो है विकराल स्थिति। और एक दिन का किस्सा कि मगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जालिम सिंह लखनऊ जा रहे थे। इसके मुखबिर ने बताया कि जालिम सिंह आज लखनऊ जाएंगे मगरवाड़ा स्टेशन से। दूर अंधेरे में दोनों बैठे। ट्रेन आई, जिस डिब्बे में जालिम सिंह चढ़े अपने कारिंदों के साथ, उसी ट्रेन में ये दोनों चढ़ गए। एक जगह दोनों बैठ गए। झक 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 करते गाड़ी चली जाती। उन्नाव, सोनिक, अजगैन क्रॉस करते पिपरसन के आगे जैसे गाड़ी पहुंची, वो खड़ी हुई और कहा, मालिक। उसने, देख मैं कौन हूं? सीरी। हाँ बहन, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ठीक है, माफ करती हूं। और उनके कारिंदों सहित गोली मारी, चैन पुलिंग की, उतर गए। ड्राइवर उतरा, चैन पुलिंग को ठीक किया और उसके बाद गाड़ी रवाना हो गई। ये पटरी पटरी वापस आ रहे थे। इधर उधर तो एक आवाज आई, कौन? आदमी थे। तुमसे क्या मतलब? मैं चकोरी हूं। क्यों? चकोरी भी जो है जब खाने पीने रही तो वो भी भाग गई थी। वो भी जो है ननकी की तरह शिकार हुई थी। वो भी चकले से जब भागी तो दो चकले के लोग उसको जबरदस्ती लेने आए थे। और उसका जो बच्चा था, तो जो रेल जिससे ये ट्रेन से ये गंगुआ और सीरी गुजर रहे थे, उसी ट्रेन के पहियों के पटरी पर रख दिया था। बच्चे के दो खंड हो गए थे। गंगुआ दोनों को मार करके चकोरी को लेता हाथों में, सीरी भी हाथ में लेती है। स्वामी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी सहचरी नहीं बन पाई। क्या करती, मैं भी बह गई, उसका नतीजा मिला। चकोरी, मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। हम जानते हैं परिस्थितियां आदमी को कहां ले जाती हैं। तुम मेरी पत्नी हो, जो हुआ सब। नहीं स्वामी, अब हम कैसे बचेंगे? देखो मेरी दुर्दशा क्या है। और वो वहीं दम तोड़ देती है। सीरी कहती है, सही नदी बह रही, इनको यहीं प्रवाहित कर दो। गंगुआ ने चकोरी को कंधे पर डाला और दोनों जो बच्चे के टुकड़े थे सीरी ने पकड़ा और उसी सही नदी में प्रवाहित कर दिया। अब उनके सामने यह था गाहरपुर है, जो बचे थे। तो गाहरपुर में उनकी आखिरी लड़ाई हुई, जिसमें विक्रम सिंह बचे। सीओ आए, शिवचरण को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। और ऐसा गलियारा कि इतनी बालू कि जीप का चलना मुश्किल हो गया। और वहीं जो है एक झाड़ी से आवाज आती है, पुलिस अधिकारी, आप जान चाहते हो तो तुरंत हाथ खड़े करके नीचे आ जाओ। शिवचरण कहता, गंगुआ, सीओ साहब, ये सीओ साहब हैं। अरे हमको सीओ और बीओ से कोई लेना देना नहीं है। अरे सीओ साहब ने मेरी बातें सुनी है और उन्होंने जो है इंचार्ज साहब को के खिलाफ एक्शन लेने का हमें आश्वासन दिया है। हमें पहले हथकड़ी पहनाई थी, अब हथकड़ी खोल दी है। मैं पुलिस ऑफिस तक जाऊंगा, वहां रहूंगा। उम्मीद है मैं छोड़ दूं, मैंने कोई गलत नहीं किया है। अरे तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये तुझे मार देंगे। नहीं गंगुआ, अब
सीओ साहब कहते हैं गंगुआ तुम समर्पण कर दो। कहा आप समर्पण गए, समर्पण क्या है, क्या करोगे समर्पण कराने का? अब मेरे लिए तो मौत ही भला है, और अभी एक आधे बचे हैं और फिर समर्पण बाद में करेंगे। बार बार शिवचरण के कहने से गंगुआ कहता है ठीक है साहब, अगर शिवचरण को हुआ तो समझ लोग अभी तक हम इक्का दुक्का पुलिस वाले हमारी गोली का शिकार हुए हैं, और नहीं सोच लेना कि हम सैकड़ों पुलिस वालों को मार डालेंगे। हमारा कानून से कोई मतलब नहीं। हमारे थाने के इंचार्ज साहब ने जो है, हम शिवचरण के साथ बार बार गए। गंगुआ शिवचरण ने बताया, मैंने साहब से बताया, साहब ने हमारे सामने ही पूछा था इंचार्ज साहब से, वो हे कर रहे थे। जाइए साहब, अगर आपने इसको छोड़ा नहीं तो भी अच्छी बात नहीं होगी, ये बेगुनाह है। हाँ ये जरूर है कि ये बताता है कि अत्याचार के साथ जो है, अत्याचार नहीं करोगे तो ये सुधरेंगे नहीं। अगर किसी गाल पर हाथ मारा जाता है और वो सुधरता नहीं तो आप सोचो क्या होगा। और आपको बताएं, ऐसी स्थिति आती है कि गाहर गांव में जा करके विक्रम सिंह की हवेली को जो है छलनी करते हैं। वो गांव पुलिस छावनी में बन चुका था, और जब भागते हैं तो इसकी खोपड़ी के पास से एक राइफल की गोली जाती है और गुर्गी के पैर में जांग लगती है। गुर्गी कहती है भैया मैं कैसे चल पाऊं, रात का अंधेरा समय। वो कहता है मैं हूं ना, मैं तुम्हें उठा ले चलूंगा। और गांव के ही कुछ दूर पर जो है एक बहुत बड़ा जो है खेत था। खेत में जो है रबी की फसल लहलहा रही थी, 5-5 फुट की थी। ये दोनों जान बचाने के लिए वहीं घुस गए। लड़ते लड़ते उन लोगों के पास कारतूस खत्म हो चुके थे। उन्होंने कहा हम पुलिस के हाथ फंसेंगे, पता नहीं ये लोग क्या करें। और लास्ट में कहा कि हमारा एक शिकार तो बचा है, अभी विक्रम सिंह बचा है। सीओ के बगल में खड़ा, और वहीं धुंधुल का छाया हुआ था, प्रत्युष का आगमन हो चुका था, चिड़ियां चहचहा रही थी, सब भाग रही। रात भर जो है गोली या बारूद की आवाज सुन सुन करके, और वो उसी खेत से लेटे लेटे जो है विक्रम सिंह की गोली मारता है। शिव जान गए कि ये दोनों यहीं पर हैं, गंगुआ और सीरी और गंगुआ। शिव कहते हैं फायर, और चारों तरफ पुलिस वालों की गोलियां दन 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 तड़ातड़ चलने लगती हैं। वो बचते रहते हैं। लास्ट में कहते हैं कि हम कानून के हाथ में जाएंगे, पुलिस के हाथ में जाएंगे, पता नहीं मेरा क्या हो। और तभी जो है गुर्गी के जोड़े में 2 कारतूस निकलते हैं। दोनों एक एक लेते हैं और एक दूसरे को गोली मार देते हैं। सुबह की लालिमा फूट रही थी। पुलिस वाले जब जाते हैं धीरे धीरे करके तो दोनों की लाशें मिलती। शिवचरण चुपचाप खड़ा है। गांव गंगापुर से वो आया था, शिव के पास चुपचाप खड़ा है। ये दोस्तों साथियों 1970 की हमारी लिखी हुई कहानी। सोचा था कि इस पे भी फिल्म बनेगी, लेकिन मैं गांव का आदमी, किसान का बेटा नहीं जा पाया। तो दोस्तों साथियों ये कटी डाल के फूल की स्टोरी रही, ये सब्जेक्ट रहा, ये कथानक रहा। और दोस्तों साथियों हम अब आपको छोटे छोटे पार्टों में इस घटना को डालेंगे। हो सके मेरा निवेदन है आप लोग इस कहानी को सुने और मेरे शब्दों में जो इधर उधर मिस्टेक हो गई उन्हें ध्यान न दें, कहानी के सार को समझें। बस मिलेंगे आपको, अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों यारों से कहें कि इस कहानी को देखें, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी ज़िंदगी का इस उम्र में हम आपसे और इतना तो सहयोग मांग ही सकते हैं। और अपने बुजुर्ग साथियों से कहेंगे कि ये आज ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है और हमारा ये प्रयास है। हम मिलेंगे आपको अगले कथानकों में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।